ये। अब आपको निकालना है वेलोसिटी बी पॉइंट पे। बच्चों यहां पे जब वेलोसिटी ए पॉइंट का सारा चीज लिख लिया था कि नहीं। पॉइंट ए का पॉइंट ए का वेलोसिटी होता है √5 r g। बेटा एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है 5 g। और टेंशन कितना होता है 6 mg। और बच्चों इट इज मैक्सिमम, मतलब अगर इस पूरे मोशन में सबसे ज्यादा टेंशन नीचे फील होता है जब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, तो दैट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे फील होता है। सिमिलरली बच्चों सी पॉइंट का तो हम लोग देख लेंगे बाद में। अभी आपको क्या करना है, पॉइंट बी का एनालिसिस करना है। एनालिसिस ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी का एनालिसिस करना है। तो बेटा पॉइंट बी पे आपको वेलोसिटी निकालनी है। निकाल लोगे आप लोग। ये बेटा ये एच इक्वल टू क्या है 0। यहाँ पे आपको वेलोसिटी पता है वीओ। पॉइंट बी पे वेलोसिटी मान लो वीबी है, तो आप लोग वीबी की वैल्यू बता सकते हैं। बताइए वीबी की वैल्यू कितनी होगी। बेटा एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए बेटा ए और बी के बीच में। आ जाओ बेटा। ठीक। ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन। बी के बीच में। बच्चों है, करेक्ट करेक्ट। बच्चों तुरंत देख लो, ए पॉइंट पे एच इक्वल टू 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ इंटू एम इंटू वीओ का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 0। फिर बेटा काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे कितना होगा हाफ इंटू एम इंटू वीबी का स्क्वायर प्लस एम जी एच। बच्चों प्लस एम जी एच। तो बताओ इस पॉइंट से इस बी पॉइंट का हाइट क्या है आर के बराबर। बच्चों समझ में आ रहा है। इस इससे इस पॉइंट का हाइट क्या है आर के बराबर है या नहीं। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे आर हो जाएगी। तो बेटा आर हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो। तो लाइट नहीं है, इसको सॉल्व कर लो, कैंसिल कर लो। तो बच्चों 1/2 कैंसिल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं। एम से एम कैंसिल करो सबसे पहले। एम गया, एम गया, एम गया। बच्चों कॉमन लेके कैंसिल किया है, कोई ये मत समझेगा कि मैंने अगर प्लस में था तो कैंसिल कैसे कर दिया। पहले कॉमन लिया है फिर कैंसिल किया है। बच्चों 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा वीओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वीबी स्क्वायर प्लस 2 r g। बेटा ये जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ वीओ स्क्वायर होगा, यहाँ वीबी स्क्वायर होगा, यहाँ आरजी था तो कितना हो जाएगा 2 r। ठीक। अब देखो बच्चों वीबी स्क्वायर हमें चाहिए, तो वीबी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वीओ स्क्वायर। बच्चों वीओ की वैल्यू कितनी होती है √5 r g। तो स्क्वायर करूंगा तो कितनी आ जाएगी 5 r g माइनस 2 r g। तो बेटा 5 r g माइनस 2 r g विल बी इक्वल टू 3 r g। हो जाएगा ना बेटा, इट विल बी इक्वल टू 3 r g। हाँ तो वीबी की वैल्यू कितनी आएगी √3 r g। वीबी विल बी इक्वल टू √3 r g। क्लियर है। वीबी विल बी। बच्चों बी पॉइंट पे अब हम लोग को क्या निकालना है एक्सेलरेशन। बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना है बेटा। बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन है। खुले रहने दो बेटा, खुले रहने दो, बंद मत करो, बंद। बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना है। बच्चों मैं यहां कर रहा हूं। यहां पे देखो ध्यान से एक बात, यहां दो एक्सेलरेशन आएगा। दो एक्सेलरेशन क्यों आएगा, जरा एफबीडी बनाना है यहाँ पे। बेटा एफबीडी से कोई घबराओ मत। एफबीडी का मतलब होता है फोर्स बनाना, कि इस समय इस मास पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg। और बेटा एक रस्सी का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है टेंशन। दो फोर्स लग रहा है ना। तो इसका एक्सेलरेशन भी दो तरफ आएगा बेटा। एक इधर की तरफ आएगा सेंटर की तरफ, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है।
तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और बेटा ये वाला फोर्स भी तो बच गया ना, तो ये भी अपना एक्सेलरेशन कॉज करेगा और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा जी। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सर जब आपने ए पॉइंट बनाया था, तो बेटा ये समझ में आ रहा है, अभी वो लास्ट क्लास के बाद हमने लास्ट क्लास में पॉइंट ए तक कर लिया था ना, ये पॉइंट बी की एनालिसिस अभी आप ठीक लग। अब देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन है कि सर जब आपने ए पॉइंट का एफबीडी बनाया, तब तो आपने जी को नहीं कंसीडर किया, जी नहीं बनाया। तो बच्चों जी भी तो पहले वर्टिकल के डायरेक्शन में ही लग रहा था, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि एक्सेलरेशन इधर है, टेंशन इधर है, और जी परपेंडिकुलर लग रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे ये दोनों अलग अलग क्यों हो गए, जबकि यहाँ पे तो सेम थे। तो यहाँ खुद देखो बच्चों, एमजी नीचे लग रहा था और टेंशन किधर लग रहा था, ऊपर। तो सारे के सारे फोर्स इसी लाइन के लॉन्ग, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ये वाला फोर्स इधर है बेटा, और एमजी वाला फोर्स नीचे है। तो बच्चों फोर्स के कारण क्या आता है, एक्सेलरेशन। और दो फोर्स अगर 90 डिग्री पे लग रहे हो, तो वो उनका एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं हो। मतलब दो एक्सिस अगर 90 डिग्री पे हैं, तो दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इंडिपेंडेंट क्यों होती है बेटा, इसका कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं आता, या इसका कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं आता। अभी आप बस इतना याद रखो कि दो एक्सिस पे अगर कोई भी दो फोर्स है, दो एक्सेलरेशन है, तो वो आपस में इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है ये? तो बच्चों देखो, इधर वाला लिख लिया था सबने, इधर वाला लिखा नहीं, जल्दी से नोट करो, फिर ये हमें हटाना है बच्चों। फिर अभी हम देखेंगे बी पॉइंट पे टेंशन क्या होता है। ठीक है, नोट कर लो बेटा जल्दी से। तो बच्चों इक्वेशन बना सकते हो कि नहीं? इधर टेंशन लग रहा है टीबी पॉइंट बी पे, और एक्सेलरेशन है एसी। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि अगर अगर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो टीबी बराबर कितना हो जाएगा, एम इंटू ए सी। टीबी बराबर कितना हो जाएगा, एम इंटू ए सी। बेटा ऊपर करो, देखो, देखो बच्चों, टीबी बराबर कितना होगा, तो टीबी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए सी। बेटा ये मैंने कैसे लिखा, तो ये मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ से लिखा। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो बेटा इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, टीबी, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है। तो बेटा ये सर्कल में घूम रहा है ना, तो सर्कल में घूमता है, तो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। तो बेटा वहां पे एसी, तो टीबी देखो कितना आएगा, टीबी आएगा एम इंटू वी स्क्वायर। बेटा अभी वीवी आपने निकाला है, वीवी कितना आएगा, 3 आर जी। 3 आर जी का स्क्वायर करूंगा बेटा तो रूट हट जाएगा, अपॉन आर। तो यहाँ पे एम, टेंशन कितना आएगा, 3 एम। यहाँ पे टेंशन कितना आएगा, 3 एम जी। देख लो, कोई दिक्कत है बताओ। टेंशन 3 एम जी आएगा। बेटा देखो, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछे कि बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, बच्चों ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या था, 5 जी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बच्चों देखो यहाँ दो एक्सेलरेशन है। एक एक्सेलरेशन है इधर की तरफ, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी निकलेगी, एसी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, वीबी स्क्वायर बाई आर। तो ये कितना है बच्चों, देख लो, वीवी की वैल्यू है 3 आर जी, तो स्क्वायर करोगे तो ये 3 जी आएगा। देख लो बच्चों, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, जी। तो इसका नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो इधर 3 जी लग रहा है और इधर जी लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, वेक्टर का यहाँ थोड़ा सा यूज आएगा, ठीक है ना। अभी देखो बच्चों, जिनका नए बच्चों उनका बैकलॉग क्लास मोस्ट प्रोबेबली संडे को भी मैं चलाऊंगा। संडे इवनिंग में भी आपकी क्लासेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ दिन कष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। संडे इवनिंग में भी कष्ट करना पड़ेगा, मतलब इवनिंग मतलब 4 बजे से हो सकता है 4 o'clock से 6 o'clock तक बैकलॉग क्लास चलाऊंगा, ठीक है ना। इसे परेशान मत हो। तो इसका नेट एक्सेलरेशन, अच्छा मुझे इस क्वेश्चन में आपसे पूछे कि बी पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, 3 जी, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई पूछे कि बी पॉइंट पे नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कोई बताएगा नेट एक्सेलरेशन। तो बच्चों नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो बच्चों दो चीज जब परपेंडिकुलर होता है, तो उनका रिजल्टेंट आता है अंडर रूट ऑफ 3 जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 10 जी। देखो बच्चों 9 प्लस जी स्क्वायर, 9 जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 10 जी। ए नेट कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 10 जी। ये हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ।
क्या हुआ बेटा, सब ऊपर से जा रहा है, आ रहा है। बी पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन करके वेलोसिटी निकाला, ठीक है बेटा। वेलोसिटी के बाद टेंशन निकाला, तो टेंशन निकालने के लिए ये वाला डायग्राम ड्रॉ किया। टेंशन अंदर की तरफ लग रहा है। अच्छा बताओ बच्चों, नहीं क्लियर हुआ जिसको दोबारा बताओ, शर्माओ मत, देख लो दोबारा से। रुद्र क्लियर है? बेटा यहां से देखो, पहले वेलोसिटी क्लियर करो, वेलोसिटी क्लियर है? वेलोसिटी एनर्जी कंजर्वेशन से निकला। बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो बेटा हमने यहाँ डायग्राम बनाया तो देखा कि सेंटर की तरफ एक फोर्स भी लग रहा है टी, टेंशन, और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन भी इधर है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे से रिलेट कैसे होंगे, तो एफ नेट बराबर एम ए। तो इधर फोर्स कितना लग रहा था, टीबी, और दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। और ए की वैल्यू कितनी थी बेटा, तो अभी आपने बताया वी स्क्वायर बाई आर, तो यहां से टी कितना आ गया, 3 एम। बच्चों ये वाले जी का क्या रोल है, तो ये वाला जी का रोल टोटल एक्सेलरेशन है। आपसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में या टेंशन निकालने में इसका कोई रोल नहीं है। देखो हम कर क्या रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चों हर पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन, हर पॉइंट का आपको टेंशन, और हर पॉइंट का वेलोसिटी आपको याद होना चाहिए। तो जैसे ए पॉइंट का हमने वेलोसिटी निकाल लिया √5 r g, निकाल लिया। बच्चों ए पॉइंट पे टेंशन भी निकाल लिया हमने, टेंशन कितना आया, 6 mg। ए पॉइंट पे टेंशन भी निकाल लेना, टेंशन कितना आया था, 6 mg। और ए पॉइंट पे हमने एक्सेलरेशन भी निकाला था, एक्सेलरेशन कितना आया, कितना है, 5g। बच्चों सिमिलरली उसी तरह से बी पॉइंट का भी निकालना है। तो बी पॉइंट पे टेंशन कितना आया, 3 mg। बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना आया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आया, 3g। बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना आया, √10g। बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना आया, √10g। ठीक है ना बच्चों, तो ये सब बातें याद रखना है। हाँ बच्चों 3g आया है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो टोटल एक्सेलरेशन नहीं है बेटा, खुले ही रहने दो। हाँ वो टोटल एक्सेलरेशन नहीं है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर है? याद रख लोगे कि नहीं? अगर मान लो ये √10g वाला डिफिकल्ट लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो याद रख लोगे ना क्या क्या होता है ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे। ठीक, आगे चलू। सी पॉइंट का ब्रीफ कर रहा हूं। सी पॉइंट का वेलोसिटी √3 r g, सी पॉइंट का टेंशन 3 mg, और सी पॉइंट का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 3g, और सी पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन √10g, √10g। सॉरी सॉरी, बी पॉइंट जितना मैंने बात बोला वो बी पॉइंट के लिए समझ। बी पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन कितना है, √10g। 10g कैसे आएगा, तो बताया 3g इधर लग रहा है, जी इधर लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट बेटा कितना आएगा, 10g। लॉक करो ना, √10g लॉक रहेगा। इतना इतना याद रख लोगे, अरे आ जाएगा समझ में। अभी दोबारा अगर किसी का एफबीडी नहीं हुआ इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है ना, आ जाएगा समझ में। क्लियर है ये? इतना क्लियर, मतलब याद तो रख सकते हो ना, वेलोसिटी याद रख सकते हो, टेंशन की। बताओ बेटा महल ठीक है? अब बारी सी पॉइंट की। बच्चों हर पॉइंट का आपको सब कुछ याद होना चाहिए। अब बारी सी पॉइंट, सी पॉइंट की। तो सी पॉइंट का वेलोसिटी निकल चुका है लास्ट क्लास में ही। सी पॉइंट बेटा जब नीचे √5 r g रहते तो सी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या था, √r g। याद करो। तो बेटा सी पॉइंट ऐसे लिखो, पॉइंट सी, तब तक बच्चे नोट कर रहे हैं, ऐसे तब तक लिखो पॉइंट सी। और पॉइंट सी का वीसी लिखो, वीसी लिखो √r g। बेटा एक्सेलरेशन, आगे बढ़ू, कोई नोट अब तो नहीं कर रहा, आर्यन जल्दी करो तुम लेट आए हो, ठीक है ना, बाकी देख लेना एक बार, ठीक है ना, देख लेना, मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है आगे चलें। देखो अब पॉइंट सी की बात करें बच्चों, पॉइंट सी आप लोग को पता है, बस मुझे रिकैप कराना है। तो बच्चों पॉइंट सी पर वेलोसिटी था, वीसी था √r g। बच्चों सी पॉइंट पे टेंशन कितना था, 0। सी पॉइंट पे टेंशन 0 एंड दैट इज मिनिमम, दैट इज मिनिमम। बच्चों एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सबसे मिनिमम टेंशन कहां पे होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे, और सबसे मैक्सिमम टेंशन कहां पे होता है, लोएस्ट पॉइंट पे। ठीक है ना, और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होता है। बच्चों अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी आपने √r g निकाल ली। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, कितना होगा बेटा, तो एसी विल बी इक्वल टू √r g कर दूं, √r g का स्क्वायर बाई आर, तो कितना आएगा बेटा, जी के बराबर। किसके बराबर आएगा, जी के बराबर। सुनो एक बात,
अब फिर यहाँ बात कि सर यहाँ पे आपने फिर वो 90 डिग्री वाला काम क्यों नहीं किया? क्योंकि अब की बार टेंशन भी और एमजी भी वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग थे। बी और सी वाले, बी वाले पॉइंट पे क्या हो रहा था, टेंशन इधर था हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और ये जो एमजी लग रहा था वो वर्टिकल लाइन पे लग रहा था। इस वजह से अलग अलग किया, अदरवाइज यहाँ अलग नहीं किया। यहाँ बस अगर यहाँ पे देखो तो ए पॉइंट पे अगर आपसे पूछे कि टोटल एक्सेलरेशन क्या है 5g, ए पॉइंट से आपको कोई पूछे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है 5g, लेकिन बी पॉइंट पे आपसे कोई पूछे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है 3g, बी पॉइंट पे आपसे कोई पूछे टोटल एक्सेलरेशन क्या है √10g, दोनों अलग अलग हो गया। सी पॉइंट पे पूछे टोटल एक्सेलरेशन क्या है जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है जी, क्योंकि सारे के सारे फोर्स अलोंग द वर्टिकल लाइन ही लग रहे हैं। क्लियर है? और बच्चों जहां पॉइंट बी लिखे हो ना, पॉइंट बी लिखे हो वहीं पे पॉइंट बी बराबर पॉइंट डी कर लेना। पॉइंट बी बराबर पॉइंट डी, बच्चों डी वाला पॉइंट इधर था, तो जो सिचुएशन बी पॉइंट के लिए होगी वही सिचुएशन डी पॉइंट के लिए, पॉइंट बी बराबर पॉइंट डी। हर पॉइंट का हिसाब किताब क्लियर? क्लियर है ना हर पॉइंट का हिसाब किताब? चलो बढ़िया। ए बी सी डी हर पॉइंट का हिसाब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों? क्वेश्चन, क्वेश्चन एक चले आगे। बच्चों क्वेश्चन ऐसा है, बट नहीं लिख पाते। क्वेश्चन ऐसा है बच्चों की, बच्चों एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, लिखो ए स्ट्रिंग कैन, क्वेश्चन लिखो, ए स्ट्रिंग कैन बियर, ए स्ट्रिंग कैन बियर maximum tension of, a string can bear maximum tension of, a string can bear maximum tension of 1200 newton, a spring can bear maximum tension of 1200 newton, then how much, then how much mass, then how much mass can safely complete, how much mass can safely complete vertical circular motion, vertical circular motion with this string? How much mass can safely complete vertical circular motion with this string, with this string? फटाफट बता दो। ये 1200 न्यूटन तक सह सकता है, 20 kg, ठीक है, ये केवल 1200 न्यूटन तक सह सकता है। बेटा ये 1200 से ज्यादा सह नहीं सकता। 20 kg आ जाएगा ना, कैसे आएगा बेटा? 6 mg, हाँ इसको 6 mg के इक्वल कर दो, दैट इज द मैक्सिमम टेंशन, तो इट शुड बी इक्वल टू 6 mg, तो 6 × m × 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल बच्चों, इसको कैंसिल करोगे 20 आएगा, m विल बी इक्वल टू 20 kg। बात खत्म। जब ये देखना हो कि वो सेफली रस्सी को मतलब वो मोशन को कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो सीधी सी बात लोएस्ट पॉइंट को चेक कर लो। अगर लोएस्ट पॉइंट पे रस्सी नहीं टूटी तो रस्सी कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे ज्यादा है। तो लोएस्ट पॉइंट पे अगर वो बच गया तो फिर वो कभी भी रस्सी नहीं टूटेगी। ठीक है? क्लियर है? ये छोटी बात। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लेकिन ये भी बता दे रहे हैं। क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले एक कर लो। ठीक है, चलो ये हाइट h है, ये रेडियस r है, ये हाइट h है और ये रेडियस r है। यहां से एक स्मॉल m का मास जो है, स्मॉल m का मास रिलीज किया जा रहा है, ये रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है। ठीक है ना? अब इसको थोड़ा सा समझ लो बच्चे, जैसे मान लो ये सर्कस है, तो सर्कस में स्ट्रिप ऐसे बनी हुई है, एक मोटरसाइकिल वाला है, वो ऊपर से ऐसे नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे मौत का कुआं टाइप का ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे वापस आ जाएगा। अगर उसकी स्पीड यहाँ पे कम हुई, टपक जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर यहाँ स्पीड कम हुई नीचे गिर जाएगा। तो बच्चों व्हाट शुड बी द, तो क्वेश्चन लिखो,
ये बना लो ड्राइंग, पहले पहले ड्राइंग बना लो। मैं यहां लिख दे रहा हूं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एच एंड आर टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन सेफली। बच्चों सरफेस सारा स्मूथ है, स्मूथ है ताकि आप फ्रिक्शन के बारे में ना सोचें। तो ये सब सारे सरफेस स्मूथ है ताकि फ्रिक्शन का कोई रोल ना हो। चलिए बताइए कैसे होगा। बोलो। बच्चों कुछ नहीं करना है, मैं बताता हूँ, ध्यान दो। कोई दिमाग में किसी का आइडिया नहीं आया? आया? ठीक है। ऑप्शंस दिया जाए, ऑप्शंस। चलो, एच इज इक्वल्स टू आर बाई टू, पहला ऑप्शन इन्हीं का ले लेते हैं। एच इक्वल टू 3r/2, एच इज इक्वल्स टू 5r/2, एच इज इक्वल्स टू 7r/2। सारे ऑड नंबर ले लेता हूं मैं। ये चार ऑप्शन है, इन्हीं में से कुछ सही होगा। बच्चों सुनो ध्यान से। बच्चों कुछ नहीं करना है, अगर इसकी वेलोसिटी √5r यहां हो गई तब ये वर्टिकल सर्कल को पूरा कर लेगा। वर्टिकल सर्कल को पूरा करने के लिए यहां पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए? √5r। तो बस कुछ नहीं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन कर लो। तो शुरू में रेस से रिलीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। जब वो यहां पहुंच जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वीओ का स्क्वायर, यानी √5r का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे 5r होना चाहिए ना वेलोसिटी। कुछ नहीं करना है आप, mgh इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एम इंटू आर इंटू जी। देख लो, mg कट जाएगा तो यहां से 5 भी आएगा। हाँ, तो यहां से कितना का? 5/2r। दिस करेक्ट, 5/2r चाहिए टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। समझ आ रहा है कि नहीं? जहां भी ये क्वेश्चन आ जाए कि करेगा कि नहीं करेगा, तो बस चेक कर लो बस कि वहां पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए। ठीक है, आगे चले। एक और क्वेश्चन बच्चों, एक और लिख लो इसको जल्दी से। ठीक है चलो, देखो इधर ध्यान से। ठीक है, यहाँ देखो। बच्चों ये पॉइंट ए हुआ करता था, आपको अच्छी तरह पता है। ये पॉइंट ए हुआ करता था,
यहां पे वेलोसिटी √5 r g दे दी गई। यानी एक बात में अब आपको संशय नहीं होना चाहिए कि सर्कल पूरा करेगा कि नहीं करेगा, करेगा आप। अच्छा, तो बच्चों यहां पे बताना है कि जब ये इस जो वर्टिकल लाइन है इससे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है पार्टिकल, पार्टिकल ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये जब 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ई कह दे रहा हूं, तो इस ई पॉइंट पे वी क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। फाइंड वी, फाइंड वी। इसका जो भी रिजल्ट आया अगर डायरेक्ट भी याद रखे तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कई बार एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में आ चुका है सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम। मतलब वो तो है ही, लेकिन ये भी अगर आ जाए। बच्चों मेरे तरफ से हिंट, क्या करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन किसके बीच में, ए और ई के बीच में करो। इसको H = 0 मान लो। बच्चों इसको H = 0 मान लो, दिस इज योर H = 0। बच्चों कर रहे हो कुछ, ये रेडियस आर है, ठीक है ना। कोई आइडिया नहीं, नहीं। बच्चों इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी 0। सारा का सारा मुद्दा ई पॉइंट का है बस, यहां तो क्लियर है। ½ m × √5 r g का होल स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो गया ना। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना होगा, ½ mv², वही तो हमें निकालना है। प्लस mg × h, कौन सा वाला h, ये वाला h, यही तो h निकालना था। अरे h नहीं निकालोगे तो पड़ेगा क्या यहाँ पे, इस सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जिसका h आ गया आप तो कुछ नहीं, h डाल देगा आंसर आ जाएगा। निकल पाएगा क्या h, देखो इधर ध्यान से, वो भी बता दे रहा हूँ। बच्चों यहां से अगर मैं ये सीधी लाइन ऐसे खींचूं, ऐसे, किसी को कोई दिक्कत अगर मैं ऐसे खींच लूं तो, दिक्कत नहीं। अच्छा ये क्या है, ये r है, ये भी r ही होगा। ये वाला लेंथ में x मान लो क्या, इस वाले लेंथ को मैं x मान लेता हूँ, इस वाले को ये x ले लो, या r - h ले लो, या x ही ले लो, चलो कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के x निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो। अगर x निकल जाएगा तो r में से घटा देना,
एक्स निकल जाए बच्चों, एक्स क्या है, यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक एक्स है, एक्स निकल जाएगा तो आर में से घटा देना, जो बचेगा वो एच बचेगा। बच्चों देखो, यहाँ ओ से लेके ए तक एच है, पूरा आर है, यहां से लेके यहां तक आर है, अगर उसमें से मैं एक्स घटा देता हूं तो एच बचेगा या नहीं बचेगा? एक्स निकाल लो अब। बस एक्स बराबर ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा रेशियो, कॉस लगेगा साइन, कॉस लगा दो। तो कॉस बराबर कितना होगा, कॉस 60 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी एक्स अपॉन आर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आर कॉस 60। बेटा आर कॉस 60 मतलब कॉस 60 कितना होता है, 1/2, तो आर बाई टू। तो बेटा अगर एक्स आर बाई टू है तो ये जो एच है वो कितना होगा बच्चों, एच, ये तो एच होगा ना, ये कितना होगा, आर बाई टू, क्योंकि यहां से यहां तक आर है, यहां से लेके यहां तक आर है, यहां से लेके यहां तक आर बाई टू है, तो ये बचा कितना, आर बाई टू। तो एच विल बी इक्वल टू वॉट, एच विल बी इक्वल टू आर माइनस एक्स, यानी आर बाई टू। अब वैल्यू पुट कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा, जी एच की जगह आर बाई टू। हाँ, कितना है बेटा, √4 GR या 2√RG। डायरेक्ट याद रखे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, 2 रूट के अंदर RG या रूट के अंदर 4RG। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे ना बच्चों, कि कराऊं मैं? हाँ बच्चों, सॉल्व करके देख लेना, बस v की वैल्यू आएगी √4RG, √4RG, या इसी को लिख सकते हो 2√RG, बात ठीक है। ठीक है, चैलेंज क्वेश्चन रहेगा मेरा, जो इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन निकाल कर बता देगा। ठीक है, ये होमवर्क में रहेगा, इस पॉइंट का एक्सेलेशन निकाल के बता देना मुझे, ई पॉइंट का। मान लूंगा कि जेई लेवल का स्टूडेंट, मैं मदद कर दूंगा। ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं होता यार, मैं मदद कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम निकाल। देखो, दो एक्सेलेशन आएगा, ये तो तुम्हें पता है, दो एक्सेलेशन आएगा ना, एक अंदर की तरफ आएगा, कौन सा आएगा, सेंट्रीपिटल, एसी आएगा, और एक नीचे की तरफ जी आएगा। अब इस जी का कंपोनेंट टूटेगा, एक एलॉन्ग टेंजेंट और एक ऐसा 90 डिग्री, मतलब एलॉन्ग रेडियस। अब इन दोनों में देखना कौन बड़ा होगा, तो उधर रिजल्टेंट बचेगा, जैसे अंदर वाला अगर बड़ा है तो अंदर बचेगा, बाहर वाला बड़ा है तो बाहर बचेगा। अब जिधर बचेगा फिर उसके बाद वो जो लास्ट में फॉर्मूला था ना, 90 डिग्री पे दो वेक्टर हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, वैसे निकलेगा। तुम निकल ये 3G अंदर लग रहा था, जी नीचे लग रहा था, रिजल्टेंट निकाला था। मैं नेक्स्ट क्लास में या बाद में बाहर पे खुद बता दूंगा, अभी मैं आपको अननेसेसरी परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, कोलिजन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, कोलिजन। बच्चों पावर बता दिया है, पावर छूटा तो नहीं है, पावर बता दिया, एनर्जी बता दिया, वर्क बता दिया। अब लास्ट चैप्टर का है कोलिजन। कोलिजन, देखो बच्चों, कोलिजन दो टाइप का होता है, कोलिजन इन 1D और कोलिजन इन 2D, यानी हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है ना, पहला कोलिजन होता है हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। दूसरा होता है ऑब्लिक कोलिजन। आप लोग के स्कूल में ऑब्लिक कराया गया है, इसको 1D कोलिजन भी कहते हैं। ये होता है, इसको 1 डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं, इसे 2 डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। 1 डायमेंशनल कोलिजन और 2 डायमेंशनल कोलिजन, हेड ऑन और ऑब्लिक। तो बच्चों इसमें कैसे डिसाइड होता है, हेड ऑन है, ऑब्लिक है। तो बच्चों अगर दो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट है, जो दो टकराने वाले ऑब्जेक्ट हैं, उनके सेंटर को ज्वाइन करो,
इधर ध्यान दो एक बात, जो दो टकराने वाले ऑब्जेक्ट हैं उनके सेंटर को ज्वाइन करो। अगर उनकी एक लाइन ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बनेगी। अगर उनकी वेलोसिटी, उन दोनों की वेलोसिटी इसी लाइन के अलोंग आ रही है, तो इसका मतलब हेड ऑन कोलिजन। ठीक है ना? दो जो टकराने वाले ऑब्जेक्ट हैं उनके सेंटर को ज्वाइन करो, और तो फिर उनकी वेलोसिटी को चेक करो। जैसे ये V1 है, ये V2 है, अगर वो उसी लाइन के अलोंग है तो हेड ऑन कोलिजन होगा। मतलब ये सीधा टकराएगा, सीधा जाएगा, दाएं बाएं नहीं भगेगा, एकदम सीधा टकराएगा ना। जैसे होता है ना, स्नूकर बोलते हैं उसको, या बिलियर्ड्स के स्नूकर क्या बोलते हैं उसको। हाँ ठीक है। तो उसमें होता है ना, अगर एग्जैक्ट आप हिट करेंगे तो बिल्कुल एकदम फ्रंट में हिट होगा तो सीधा जाएगा वो। लेकिन अगर साइडवेज हिट करेंगे तो वो कुछ एंगल बना के जाएगा। अगर इसी का उल्टा बच्चों, ये कौन सा कोलिजन हो गया? 1D वाला कोलिजन, यानी हेड ऑन कोलिजन होगा। इसी का उल्टा बच्चों, इसी का उल्टा, जैसे मान लो ये इधर जा रहा हो, ये कुछ नीचे हो, ठीक है ना? तो ये इसका सेंटर हो, ये इसका सेंटर हो, सेंटर ज्वाइन किया, और उनकी वेलोसिटी इस तरफ हो, V2 और V1। मतलब जो लाइन उनके सेंटर को ज्वाइन कर रही है, अगर उनका वेलोसिटी उसके अलोंग नहीं है, तो ये कौन सा कोलिजन देगा? 2D कोलिजन। मतलब ये अलग अलग डायरेक्शन में भागेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं समझा? 2D वाले बेटा कुछ नहीं। अगर रियल लाइफ में भी इसको देखो, रियल लाइफ में होता है ना, अगर आप फुटबॉल है उसको बीच से किक करोगे तो सीधा जाएगा, लेकिन साइडवेज किक करोगे तो कुछ घूम के जाएगा। तो उसी तरह से ऐसे हो रहा है, जैसे ये सीधा आ रहा है, इसको साइड से टक्कर मारते हुए निकल जा रहा है, तो ये इधर भाग जाएगा और वो उधर भाग जाएगा। तो ऐसे भागेंगे दोनों फिर। और पहले वाले में बिल्कुल सीधा जाएंगे दोनों। ठीक है ना? तो ये हेड ऑन और ऑब्लिक। पहले मैं हेड ऑन डिस्कस करूंगा, फिर मैं ऑब्लिक डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? अब हेड ऑन फिर ऑब्लिक। चल, ठीक है ना? अब हेडिंग डालिए, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन बच्चों, ये तीन टाइप का होता है। पहला होता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन। दूसरा होता है, हेड ऑन के अंदर लिखना है ये सब। दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। तीसरा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तीन टाइप का कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना? ये तीन टाइप के कोलिजन, इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। बच्चों सबसे पहले हम इलास्टिक लिखेंगे। लिखो इलास्टिक कोलिजन। देखो, इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन, हाँ लिख लो, चल लिख लो। इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन, in this type of collision there is no loss of energy, there is no loss of energy during the collision, during the collision, no loss of energy during the collision। ठीक है ना? फुल स्टॉप कर लिखो। मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ कैन बी कंजर्व। इसी के अंदर ही, मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ कैन बी कंजर्व। मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ कैन बी कंजर्व। बोथ कैन बी कंजर्व। मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ कैन बी कंजर्व। ठीक है? इधर ध्यान दो। इलास्टिक कोलिजन बच्चों, इलास्टिक कोलिजन में एक एग्जांपल लेके समझते हैं, फेमस एग्जांपल। ये M1 वाला ब्लॉक है, ये U1 से जा रहा है। एक M2 वाला ब्लॉक है, ये U2 से जा रहा है। इनकी आगे जाके टक्कर हुई,
बच्चों इनकी आगे जाके टक्कर हुई, M1 और M2 की आगे जाके टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद ये M1 वाला V1 से जाने लगा और ये M2 वाला V2 से जाने लगा। ठीक है ना, M1 वाला V1 से और M2 वाला V2 से जाने लगा। बता बेटा U1 U2 में से कौन बड़ा होगा? U1। क्यों? टक्कर ही नहीं होगा नहीं तो। V1 V2 में से कौन बड़ा होगा? V V2। नहीं तो बार बार टक्कर होगा फिर। ये कॉमन सेंस है, फिजिक्स नहीं है कि टक्कर होने के लिए U1 ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के कोलिजन में आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैं शॉर्ट में एम लिख रहा हूँ, कॉम लिख रहा हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर सकते हैं। बच्चों हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब कर सकते हैं? तो उसकी कंडीशन होती है कि नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंडीशन क्या होती है? नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो, नहीं पता है तो इसको लिख लेंगे एक बार। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंडीशन होती है एफ नेट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो बच्चों देखो, दोनों को अगर एक साथ लिया जाएगा तभी मोमेंटम कंजर्व होगा। तो यानी दोनों का एक साथ इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू दोनों का एक साथ फाइनल मोमेंटम। M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है बच्चों, बचपन में भी देखा होगा, नाइन्थ में एक आध बार कभी ये क्वेश्चन देखा नहीं है तो लिख लो। अगर इसमें कोई भी डायरेक्शन चेंज करता है, अगर इसमें कोई भी डायरेक्शन चेंज करता है तो उसमें माइनस लगा देंगे आप। क्योंकि बच्चों वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और लेफ्ट टू राइट मैंने प्लस माना है, तो अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई जाएगा तो माइनस मान लिया जाएगा। ठीक है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए, तो ये क्वेश्चन लिख लो बेटा, कॉम की क्वेश्चन। ये कॉम की क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक, बच्चों यहाँ एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं। तो हम कौन सी एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? कंजर्वेशन एनर्जी। अब कोक की क्वेश्चन करेंगे। कोक मतलब पता है ना तुम लोग को, पीने वाला। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू M1 इंटू U1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू M2 इंटू U2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ इंटू M1 इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू M2 इंटू V2 स्क्वायर। ये कोक की इक्वेशन है। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक में पहले लिखा काइनेटिक एनर्जी शुरू में और बाद में लिखा दोनों को बराबर कर दिया, तो ये कोक की इक्वेशन है। कॉम की इक्वेशन और कोक की इक्वेशन। ठीक है, नहीं इसी को नहीं। बस अभी याद रखना है कि दोनों हम कंजर्व कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी और मोमेंटम भी। इसका एक शॉर्टकट होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको परेशान करूंगा, लॉन्ग कट से सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलिए हम न्यूमेरिकल करेंगे बस सीधे स्टार्ट। चलिए वहीं तो निकालोगे, चिंता क्यों कर रहे हो? बच्चों क्वेश्चन, एक 2 kg का ब्लॉक है, वो 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और एक 4 kg का ब्लॉक है, वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक, तो बताओ आगे जाके टक्कर होगी? आगे जाके टक्कर होगी ना, क्योंकि 4 kg 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और 2 मीटर पर सेकंड से। टक्कर होने के बाद ये 2 kg वाला V1 से जाने लगा और ये 4 kg वाला V2 से जाने लगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। दिस इज योर क्वेश्चन, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। ऐसे नहीं होगा ये। हाँ, गलत है। चलो करो इसको। पेशेंस पेशेंस, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बनेगा इसके सोल्यूशन में। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन, आंसर गलत है। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं। चलो चलो, एक स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट की निशानी पेशेंस भी होता है।
तो देखते हैं किस बच्चे के पास इतना पेशेंस है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो कई बार क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा तो यू हैव टू हैव पेशेंस। आराम से बनाओ, गलती मत करो, एक बार में सॉल्व करो, जल्दबाजी में मत सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार सॉल्व करो, सही सॉल्व करो, गलत मत करो। आराम से टाइम लो, इक्वेशन बनाओ। दो दो वेरिएबल, दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन मोमेंटम से बनेगा और एक इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी से बनेगा। ये बना लो। करंट बन जाएगा ना? करंट। यस सर। सर हाँ कर बन रहा हूँ, जाएगा ट्राई ना? कर रहा हूँ। कर हाँ रहा हूँ, कर बनाओ। रहा हूँ। आराम से बनाओ, घबराओ मत। इक्वेशंस एकदम रिलैक्स होके बनाओ। ये पहले इक्वेशन, v1 प्लस टू v2 इक्वल टू 8, ये पहले इक्वेशन। सर ये क्या किया ऊपर? बेटा इक्वेशन मोमेंटम कोई? कंजर, 2 into 4 और 4 into 2, अच्छा, ठीक ठीक। m1 u1 m2 u2 किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सोल्यूशन कैसे है, दूसरा क्या है? बच्चों ऊपर से देख लो, ये दो इक्वेशन है। ये इक्वेशन 1 बनेगा, सिंप्लीफाई करोगे ये इक्वेशन 2 बनेगा। देख लो, यहां तक देख लो इस क्वेश्चन को। जो लोग सॉल्व नहीं कर रहे देख लो। बेटा ठीक है, पक्का ना? देखो बता देना कोई दिक्कत हो तो। बेटा ऊपर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से लिखा है, नीचे एनर्जी कंजर्वेशन। 1/2 हर जगह से कैंसिल कर दिया है, ठीक है ना?
तो बेटा वहां पे बचा है 16 2 जा 32, और यहाँ बचा है 4 4 जा 16, तो 32 और 16 48 हो गया है। और यहाँ पे बचा है बेटा 2v1 स्क्वायर, और यहाँ बचा है 4v2 स्क्वायर। 2 कॉमन लेके फिर कैंसिल कर दिया, ठीक है पक्का। अब एक काम करो, v1 की वैल्यू ऊपर से निकाल लो, इसमें पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में। तो v1 की वैल्यू ऊपर से निकालोगे बच्चों कितना आएगा, 8 - 2v2। v1 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 - 2v2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों v1 की वैल्यू पुट करो। तो 20 v1 की वैल्यू है 8 - 2v2। 8 - 2v2 का स्क्वायर प्लस 2v2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 24। ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, 64 प्लस 4v2 स्क्वायर, आर्यन देखते रहना कोई गलती ना, -32v2 प्लस 2v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। अब देखो v2 वाले टर्म को एक साथ कर लो, तो बनेगा 6v2 स्क्वायर -32v 32v2, और 24 इधर आएगा 40 हो जाएगा, तो +40 इक्वल टू 0। आर्यन ठीक चल रहा हूं मैं। अब यहां से देखो 2 से कैंसिल करो पहले, और से हो सकता है क्या, 2 से कर लो, हो जाएगा 3v2 स्क्वायर -8, कितने से क्या हो 2 से ना, हाँ, -16 आएगा, -16v2, और ये कितना आएगा 20 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, या श्रीधराचार्य लगा लो। तो मैं श्रीधराचार्य प्रिफर करूंगा, नहीं पता श्रीधराचार्य। अरे -b प्लस माइनस √b² - 4 इसी अपॉन 2। तो यहाँ पे v2 की वैल्यू कितनी होगी, -b, तो 16 प्लस माइनस b की वैल्यू -16 है, √ कितना होगा 256, और यहाँ -20 × 3 तो 240 करके देख लेना, 2ac कर लोगे ना, c की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू 3 है, × 2 अपॉन 6 अब तो कर लोगे। 256 - 240 16 आएगा, 256 - 240 16 आएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, तो 16 +- 4/6। तो बच्चों इसका दो सोल्यूशन आएगा, एक आएगा 20/6, और एक और क्या आएगा 12/6, यानी 2 आएगा, तो यानी 10/3 आएगा, और एक 2 आएगा। तो बच्चों ये v2 के दो सोल्यूशन हुए, इसके करस्पॉन्डिंग v1 के सोल्यूशन निकालो। जब v2 की वैल्यू 10/3 रखोगे, इक्वेशन तो ऊपर चला गया, लेकिन v2 की वैल्यू, हाँ, तो यहाँ पे आंसर आएगा 10/3 के कंपैरिजन आएगा 4/3, और यहाँ आएगा, इधर वाला क्यों नहीं पॉसिबल है बात, करेक्ट। लॉजिक ये है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज होगी, ये लॉजिक नहीं है बच्चों। इसमें देखो v2 बड़ा होना चाहिए ना कोलिजन के बाद, लेकिन दूसरे वाले सोल्यूशन में v1 बड़ा है, तो सिलेक्ट कौन सा सोल्यूशन करेंगे, ये वाला, दूसरे वाला रिजेक्ट कर देंगे। ये वाला रिजेक्ट क्यों करेंगे, ये वाला सिलेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चों इस वाले में हमें पता है कि v2 शुड बी ग्रेटर देन v1, लेकिन यहां हम देख रहे हैं v1 की वैल्यू 4 आई है और v2 की वैल्यू 2 आई है, तो ये हमारे उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर देंगे। आंसर इज 10/3, 4/3, यानी v1 4/3 होगा और v2 10/3। ठीक है ना, ये तो हो गया मेहनत, लिख लीजिए जल्दी से। अब आते हैं शॉर्टकट पे। ये वो ऊपर वाला लिखना है, ठीक है। और बेटा और भी कर दो, हो जाएगा, और चाहिए, ठीक है, कर लेना, देख लेना क्या हुआ, दिक्कत है कोई बताओ, कहीं दिक्कत है बताओ। पक्का शॉर्टेड है ना ये तो। बच्चों ये मैं परेशान कर रहा था आप लोग, ठीक है ना, मैं देख रहा था पेशेंस किसके पास कितना है। पेशेंस रखना होता है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन कई बार जीवन में बड़े आ जाए।
तो इसीलिए ऐसे घबराना नहीं है, करना है, पूरा लास्ट तक सॉल्व करना है। अब इसका शॉर्टकट एक चीज होता है, देखो अब यहां से एक चीज सीखो, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ, इसी के अंदर लिखना, कोलिजन के अंदर ही, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है ना, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कई बार इसको कोलिजन कोफिशिएंट भी कह देगा। तो बात एक ही है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का है, कोलिजन कोफिशिएंट का है, बात बराबर है। बच्चों ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन अपॉन relative velocity of approach, upon relative velocity of approach, upon relative velocity of approach, ये इसका फॉर्मूला होता है, relative velocity of separation upon relative velocity of approach। ठीक है ना बच्चों, तो अभी एग्जांपल से समझाता हूँ, घबराओ मत तुम लोग। बच्चों ये बात याद रखना, फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन E is equals to 1, फॉर इलास्टिक कोलिजन E is equals to 1, इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 के बराबर, ठीक है ना, फॉर इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आ जाओ अब पिछले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे अभी ओरिजिनल वाला डायग्राम याद रखो जरा, आप लोगों को बस बना होगा, मैं पीछे जा रहा हूँ, अरे लिख लिया था ना ये, इक्वल टू ओरिजिनल वाले डायग्राम पे ये वाला डायग्राम देखो इसमें। तो बच्चों कोलिजन के बाद ये अलग किस स्पीड से हो रहे हैं, अलग किस स्पीड से हो रहे हैं, V2 माइनस V1। जैसे आगे ये 40 से जा रहा है, पीछे वाला 10 से जा रहा है, तो इनके बीच की दूरी कितने से बढ़ रही है, 30 से। बेटा आगे वाला 40 से जा रहा है, पीछे वाला 10 से जा रहा है, तो बीच की दूरी कितने से बढ़ रही है, 30 से। यहां देखो उल्टा, तो यहां पे यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया V2 माइनस V1। अरे चलेगा ना, देख लो, V2 माइनस V1 पक्का। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, तो बेटा इन दोनों के बीच में दूरी किस स्पीड से कम हो रही थी, तो अगर ये जा रहा है आगे वाला 30 से, पीछे वाला आ रहा है 50 से, तो इनके बीच की दूरी किससे कम होगी, 20 से। तो क्या करोगे, U1 माइनस U2, अरे पक्का बताओ, रटो नहीं, रटो नहीं, रटो नहीं, रटो नहीं, सीधी सी बात है, जो बड़ा होगा उसको माइनस करना है, ऐसे याद रख सकते हो। अगर जो लोग रटने पे आमदा ही हो गए हैं, नहीं समझना चाहते, तो सीधी सी बात है, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटे को माइनस करना है। तो एक फॉर्मूला बन गया ना। अब किसी ने भी इसमें अपना डायरेक्शन उल्टा किया तो माइनस लगा देना, किसी ने भी, जैसे मान लो U2 घूम गया, तो जहां U2 है वहां क्या लगा दोगे, माइनस, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है ना, ये फॉर्मूला टाइप का हो गया। अब आ जाओ वापस न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल पे आ जाओ वापस, कहाँ चले गए हम लोग, देखो ध्यान से बच्चों, आपके पास सेम न्यूमेरिकल दूसरे तरीके से कर रहा हूं। तो एक इक्वेशन तो आ चुका था, V1 प्लस 2V2 इक्वल टू 8, सबका आ गया था ना, किससे आया था, कौन से, आ चुका था। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग बना लेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो दूसरा इक्वेशन तो E इक्वल टू 1 होता है इलास्टिक कोलिजन के लिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, V2 माइनस V1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, U1 माइनस E2, तो कितना था U1, 4, 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 होगा ना बच्चों, तो ये कितना है, V2 माइनस V1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1, बच्चे 1 है। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगा, दूसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ऊपर है V1 प्लस 2V2 इक्वल टू 10, सॉरी 8, ऐड कर दो, ऐड कर दो, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट खत्म होगा तो कितना बचेगा, क्यों, क्या क्या, बोलो 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 बोलो, अरे ठीक है ना, ये दूसरा इक्वेशन हमने काइनेटिक एनर्जी से ना बना के ई से बना ली, बना ली ई से। तो बच्चों यहां से ऐड करो इनको, तो ये माइनस V1 ये प्लस V1 कट जाएगा, ऑटोमेटिक एलिमिनेशन, तो 3V2 इज इक्वल्स टू 10,
तो V2 कितना आ गया 10/3। देखिए कितना आसान है। अब 10/3 उठा के कहीं पुट दो। अब तुम काइनेटिक एनर्जी कभी मत लगाना, वो तो एक बार लगवा दिया था, मत लगाना कभी, डायरेक्ट इसी से करना। समझ में आया? हो गया। चलो फिजिक्स वाली क्लास ओवर कर देते हैं हम। फ्राइडे को ये चैप्टर पूरा कर देंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा बचा हुआ, फ्राइडे को पूरा कर देंगे। फिर फ्राइडे के बाद हम स्टार्ट कर देंगे रोटेशन। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई सिलेबस के लिए मत घबराना, रोटेशन ज्यादा टाइम पढ़ाऊंगा। ये मत सोचना कि हम लोग कब से एक चैप्टर पे अटके हुए हैं, अटके अटके रहने देना। मैं बता रहा हूँ बच्चों, सेकेंड बुक बहुत जल्दी कंप्लीट होती है, इसे विश्वास रखना इस बात को। सेकेंड बुक मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करूंगा, मतलब अच्छे अच्छे से समझ में भी आएगा, कंप्लीट भी होगा, क्योंकि वो बुक में कॉन्सेप्ट होता है, एक बार समझा दिया, न्यूमेरिकल बता दिया, वो होने लगेगा। यहाँ बहुत मामला सब टेढ़ा है, इसीलिए इसमें जानबूझ के स्लो चल रहा है, घबराना मत कोई भी। सिलेबस टाइम से पूरा करूंगा, एकदम ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है, चिंता मत करना इसका। ध्यान में मेरे को कितना तेज चलना है, कितना क्या करना है। बाकी बैकलॉग वालों को मैं बताता हूँ, संडे को एक्स्ट्रा क्लास रहेगा मोस्ट, ठीक है ना? आप लोग जा सकते हो बच्चों, फिजिक्स वाले लोग। बाकी केमिस्ट्री के लिए भी रुकी रहेंगे आप लोग बाहर।